नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हमेशा ही हलचल रहती है और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने 1984 से कांग्रेस संगठन को बनते और बदलते देखा है। एनएसयूआई से लेकर प्रदेश प्रवक्ता तक का सफर तय करने वाले हमारे आज के मेहमान का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे को बुलाया और मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं और आपको मैं इंटरव्यू दे सकूं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। शुरुआत आपके राजनीतिक सफर से करते हैं। 45 साल का लंबा वक्त गुजरा है। एनएसयूआई से लेके अब तक का ये सफर कैसा रहा? जून 2026 में पूरे 42 साल हो जाएंगे मुझे राजनीति में। बड़ा लंबा राजनीतिक सफ़र तय किया है। 1984 में मैंने कांग्रेस के संगठन को ज्वाइन किया था। उस वक़्त कुलदीप सिंह राठौर जी जो माननीय हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस के और विधायक हैं ठियोग से, वो हमारे कांग्रेस एनएसयूआई के राज्य अध्यक्ष थे। और जब मैंने एनएसयूआई ज्वाइन की तो ज्वाइन करने के कुछ माह बाद ही एक नागपुर में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में भी जाने का मौका मिला। तब हमारी जो कांग्रेस की प्रभारी हैं रजनी पाटिल जी, वो हमारी राष्ट्रीय महासचिव थी एनएसयूआई की। और 1999 में मैं जिला कांगड़ा का जनरल सेक्रेटरी रहा एनएसयूआई का। हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित संतराम जी का आशीर्वाद रहा पूरा, वो राजनीतिक गुरु थे। बुटेल परिवार जी का पूरा आशीर्वाद था। हमारे जो 10वें कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वर्गीय कुंज बिहारीलाल बुटेल जी, उनका आशीर्वाद था। माननीय ब्रिज बिहारीलाल बुटेल जी का आशीर्वाद रहा। और उसके बाद संगठन के हरेक पद पे युवा कांग्रेस में विधानसभा का मैं महासचिव भी रहा। उसके बाद जिला कांगड़ा का महासचिव रहा युवा कांग्रेस का। और जब सुखू जी प्रदेश के अध्यक्ष बने थे तब भी मैं राष्ट्रीय सचिव था युवा कांग्रेस का। कई चुनावों का प्रभारी भी रहा। सेवा दल में भी रहा, कांग्रेस सेवा दल में भी रहा, प्रदेश संगठक। और एक बड़ा खुशकिस्मत था मैं कि कांग्रेस पार्टी के टिकट से केवल एक बार ही चुनाव हुआ था निकायों का, नगर परिषदों का। और मेरे को कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली थी। उस वक्त कौल सिंह ठाकुर जी प्रदेशाध्यक्ष थे और उनके आशीर्वाद और बुटेल जी के आशीर्वाद से टिकट मिला और मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट से पार्षद भी बना था। लेकिन अगर आज की बात करें तो वर्तमान में आप किस पद पर हैं? वर्तमान में भी मैं 2024 तक कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता था। 2022 के चुनाव जब होने वाले थे तो मेरे को हमारे जो कांग्रेस के राज्य प्रभारी थे, हमारे सांसद माननीय शुक्ला जी, उन्होंने मेरे को प्रदेश का प्रवक्ता बनाया था। और वर्तमान में मैं 2024 तक जब संगठन भंग किया गया था तो उस वक्त तक मैं प्रवक्ता के पद पर था। जब देश के ज्यादातर राज्य एक ही दिशा में जा रहे थे तब हिमाचल प्रदेश ने उस माहौल को नकार दिया। जमीन पे ऐसा क्या बदला कि कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटी और इस वापसी का सूत्रधार कौन था? ये बड़ा ही अच्छा सवाल किया है आपने। 2014 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद पूरे देश में मोदी लहर चली हुई थी और बहुत से राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी ने रिपीट किया। जी बिल्कुल। और वो लहर हिमाचल में थी, लेकिन उस लहर को काटने में कामयाब हुए मुकेश अग्निहोत्री जी। क्योंकि जब हमारी सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार बनी
और सरकार बनते ही एक बड़ा अच्छा फैसला हाईकमान ने लिया कि मुकेश अग्निहोत्री जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। तो नेता प्रतिपक्ष एक मुखिया ही हो जाता है, तो उन्होंने उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया और पहले दिन से ही उन्होंने जयराम सरकार पर हमले बोलने शुरू कर दिए, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया संचार आया। और दुर्भाग्य था कि 2013 से 2019 तक जो 6 साल ऐसा संगठन का कार्यकाल था जिसमें हमारे सुक्खू जी अध्यक्ष थे और हाईकमान ने उनको लगातार रिपीट किया था 3-3 साल का कार्यकाल। जी बिल्कुल। लेकिन उस 6 साल में हम कुछ कर नहीं पाए। हमने सारे एमपी भी अपने हारे, हमने सरकार भी गंवाई और उसके साथ साथ सरकार गंवाने के साथ साथ हमने प्रदेश में हरेक विधानसभा क्षेत्र में उन 6 सालों में इतने की गुटबंदी आपस में बढ़ा दी जो जिसको मतलब बताया नहीं जा सकता, व्याख्यान नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के ही गुट बना दिए गए। और जो हमारी हार का कारण रहा था 2018 में मुख्यतः कि भीतरघात हुआ, बड़ी जगह भीतरघात हुआ, लेकिन मुकेश जी ने उस परिस्थिति को संभाला और उस नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अगला उनका जो टारगेट था वो था कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष को बदलना। और माननीय राजा वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से उस वक़्त कुलदीप सिंह राठौर जी की ताजपोशी की गई और कुलदीप राठौर जी ने बड़ी बखूबी अपनी कार्यकाल को निभाया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने संगठन को दोबारा से खड़ा कर दिया और गुटबंदी समाप्त करने की उन्होंने बहुत कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुए। उसके बाद मुकेश जी की अगली जो एक रणनीति थी, माननीय राजा वीरभद्र सिंह का जब स्वर्गवास हो गया 2021 में जुलाई में, और कुछ ही महीने बाद एक उपचुनाव आ गया मंडी लोकसभा का, जब हमारे स्वर्गीय राम स्वरूप जी ने आत्महत्या जब उनकी हुई थी की थी उन्होंने, तो उसके बाद वो सीट खाली थी तो उसके चुनाव आ गए। तो मुकेश जी ने एक रणनीति के तहत हमारे शुक्ला जी जो प्रभारी थे उनके साथ मिलकर चुनाव में प्रतिभा सिंह जी को उतारा। हालांकि प्रतिभा सिंह जी ने मना किया क्योंकि अभी कुछ ही माह हुए थे और जो एक परंपरा थी होती परिवार की, तो चुनाव में नहीं उतरना चाहती थी, लेकिन मुकेश जी ने उनको तैयार किया क्योंकि मुकेश जी राजनीति में पत्रकारिता को जब छोड़कर आए थे तो राय साहब की वजह से ही आए थे और उन्हीं की पाठशाला में वो बोलते हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ। और वो जो तुरप की चाल चली और प्रतिभा सिंह जी ने वो चुनाव जीता, इतनी लहर के बावजूद संसद का चुनाव जीता, तो उसी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना कि जोश आ गया कि कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। तो क्या इसका सीधा मतलब ये कि ये चुनाव पार्टी का नहीं, चेहरे का चुनाव बन गया था? हाँ, ये जो आप सवाल कर रहे हो कि ये चुनाव बीजेपी बनाम मुकेश अग्निहोत्री था, बिल्कुल था। और सबसे हैरानी की बात थी कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी ने ताकत लगाई तो हरोली में लगाई, मोदी जी की रैली करवा दी, बड़े बड़े धुरंधरों को वहाँ लेके आए, क्योंकि उनको पता था कि मुकेश जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है और मुकेश जी को टारगेट करके उनको हरा के हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। तो ये चुनाव जो था ये बीजेपी बनाम मुकेश अग्निहोत्री ही था। आमतौर पर मुख्यमंत्री का फैसला विधायकों की राय और परंपरा से होता है। इस बार हिमाचल में तस्वीर कुछ अलग नजर आई। क्या संगठन की दखलंदाजी ने इस पूरे चयन को प्रभावित किया? नहीं, ये पहली बार था कि ये परंपरा नहीं निभाई गई। जो बोला जाता है कांग्रेस में कि परंपरा के साथ मुख्यमंत्री बनाया जाता है और विधायक दल जो है वो अपने विधायक दल के नेता को चुनता है, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और थी। मेरे को याद है कि जब चुनाव जीतने के बाद हम भी शिमला में थे और उस वक़्त जो वर्तमान के मुख्यमंत्री इनके साथ 10 से 12 विधायक थे, ये सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस जो थी, हॉली लॉज और मुकेश अग्निहोत्री जी के जो थे वो आपस में उनके जो विधायक थे वो बंट गए। 14-15 विधायक जो थे वो समर्थन कर रहे थे मुकेश जी को, लेकिन कुछ एक ने जो था वो प्रतिभा सिंह जी का नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन प्रतिभा सिंह जी ने किसी और का नाम ले दिया। तो वहाँ जो थे वो हम बंटे और
वो जो हम बटे, उसी की वजह से आज कांग्रेस जो है उसका ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है। अगर हॉली लॉज ने उस वक़्त मुकेश जी का साथ दे दिया होता तो भले ही मुकेश जी मुख्यमंत्री होते, लेकिन सरकार हॉली लॉज से ही चलती। लेकिन वो ये है ना, कहावत दो की लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा मिलता है। तो परंपरा के अनुसार जो इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हुआ है, थोपा गया है। सत्ता में आने के बाद ऐसा माहौल क्यों बना कि ऑपरेशन लोटस जैसे कदम उठाने पड़े? क्या ये सरकार की मजबूती पर सवाल था या अंदरूनी असंतोष ने हालात यहां तक पहुंचा दिए? देखो, ऑपरेशन लोटस की जो संज्ञा दी गई थी, वो ऑपरेशन लोटस मैं उसको समझता नहीं हूँ। उसमें वही बात आ गई कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बनता है, जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो वो भूल जाता है कि गुट क्या है। वीरभद्र सिंह जब भी मुख्यमंत्री बनते थे तो वो अपनी सरकार में जो ताजपोशी करते थे, तो वो ये नहीं थे कि अपने ही समर्थकों को आगे ले आते थे। उनके कैबिनेट में सब दिखते थे, और उनके कैबिनेट में ऐसे भी लोग होते थे जो उनके साथ लड़ पड़ते थे, लोचना भी करते थे, लेकिन वो विचलित नहीं होते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो हुई, जो ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ, बल्कि हमारे कुछ एक विधायकों को गुटबंदी के नाम पर इतना प्रताड़ित किया गया कि ना उनको मंत्री पद दिए गए जो डिज़र्व करते थे, ना उनको उनके काम करते थे। अब ये कुछ बोलते हैं, कुछ मित्र बोलते हैं कि जी ये धोखेबाज किया। ये जो विधायक गए, हमारे 6 विधायक जो बागी हो गए, वो बागी इसलिए नहीं हुए कि वो कोई बीजेपी ने उन्होंने ज्वाइन की थी। उनकी एक ही लड़ाई थी, सबसे बड़ी उनकी लड़ाई थी कि वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते थे, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी लड़ाई ये थी कि अगर राज्यसभा में हम हिमाचल के किसी उसको व्यक्ति को भेजते, साथ तो हमारे एमपी होते जिसमें 3 राज्यसभा के हैं, तो उनकी लड़ाई ये थी, उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री के साथ थी। लेकिन उनको संज्ञा दे दी गई कि वो बागी हो गए, वो भाजपा में चले गए। भाजपा चले गए नहीं, भेज दिए इन्होंने भाजपा में। वो तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए। लेकिन जो मतलब हुआ वो गलत हुआ और कांग्रेस कमज़ोर हुई। चुनाव से पहले गारंटियों की एक लंबी सूची सामने रखी गई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या वो वादे जमीन पर पूरी तरह उतर पाए? और क्या ये कहना गलत होगा कि अधूरे वादों ने अंदरूनी बगावत की जमीन तैयार की? ये जो आपने सवाल किया, ये सवाल मेरे जो आपने पिछला सवाल किया था, जो मैंने जवाब दिया था, उससे ही मिलता जुलता था। ये वो जो 6 हमारे विधायक जो थे, उनकी लड़ाई 6 नहीं थे, ज़्यादा, लेकिन वो 6 आगे कुछ और भी जाने तो बहुत थे, लेकिन वो 6 ही गए। जाने को तो जो वोटिंग जो अंदर एंटी की थी, वो तैयारी तो 10-12 ने की थी, लेकिन कुछ लोग बीच में कर गए गड़बड़ को उनके हिसाब से, जो उनका कहना है कि तो वो उनकी लड़ाई क्या थी? उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री के साथ ये थी कि कुर्सी मिलते ही गारंटियों की तरफ इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, कोई गारंटी नहीं दी पूरी की। हमने सबसे पहले सिर्फ हमने एक बात की थी कि ओपीएस हम पुरानी पेंशन जो थे वो उसको बहाल करेंगे, तो वो किया बहाल, लेकिन वो भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुई है कई विभागों में। लेकिन जो महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात कही, और उसके बाद जो प्रियंका गांधी जी ने बोला कि पहले ही कैबिनेट में हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो कोई गारंटियाँ पूरी नहीं हुई। जो ये कहते हैं, वो चाहे कोई भी कहता है, इस बात के लिए तो मैं, चाहे वो मंत्री कहते हैं, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री कहते हैं, गारंटियों पे कांग्रेस अभी तक खरा नहीं उतरी। बिल्कुल। सिर्फ 25 से 30 हज़ार औरतों को 1500 रुपये की पेंशन लगाई गई, वो भी पूरे तरीके से। जी बिल्कुल। अग्निहोत्री जी का एक बयान जिसमें खुले मंच से मुख्यमंत्री और अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया गया, क्या ये अंदरूनी असहमति का संकेत था? देखो, जो पीछे जैसे मुकेश जी ने अपनी, जो हम तीसरे वर्ष का जश्न मना रहे थे, जो बात कही, वो उन्होंने अपने दूसरे बार के जश्न में भी उसी तरह से मिलती जुलती बात की थी और अधिकारियों पर बरसे थे। लेकिन
मेरा ये मानना कि मुकेश जी का जो ढंग था वो उन्होंने दोनों बार दोष जो था वो मुख्यमंत्री पर ही मढ़ा है, और यही गलती विक्रमादित्य सिंह कर गए हैं जो उन्होंने अधिकारियों पर दोष मढ़ दिया। मेरे हिसाब से अधिकारी दोषी नहीं है। किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, ब्यूरोक्रेट्स उसके कहने पे ही कार्य करते हैं, विभागों के मुखिया उसके उनके कहने पे चलते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर होती है वो किसी को भी किसी कुर्सी से बदल सकता है, उसको हटा सकता है, उसको तैनात कर सकता है। तो ये डर तो ब्यूरोक्रेट्स में होता ही है। तो ब्यूरोक्रेट्स को दोष देना गलत बात है, लेकिन जो मुकेश जी बरसे वो ठीक बरसे। हम यही बोलते थे 2022 से मैं सरकार बनी तब से मैं अपने कई इंटरव्यू में बोल बैठा, कई जगह मैं लिखता था कि ये जो संघी विचारधारा के लोग हैं, कोई भी मुख्यमंत्री होता है सबसे पहले वो अपने कुर्सी पर बैठते ही जो प्रमुख कुर्सियाँ होती हैं उसको बदलता है, वो चाहे डीजीपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डीसी हो, चाहे एसडीएम हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ऐसे संघ के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी शुरू से ही। किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, चाहे कोई भी राज्य हो, जब मुख्यमंत्री की तैनाती होती है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री एक काम करता है कि वो सबसे पहले राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और जिलों के जो जिला प्रमुख डीसी और एसडीएम उनको बदलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ सरकार बनने के 1.5-2 साल तक भी जो कुछ संघी अधिकारी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो संघीय अधिकारी, संघी विचारधारा के अधिकारी जो भाजपा के कार्यकर्ता बन चुके थे एक प्रकार से, उनको ही 2 साल रखा गया। और ये जो आपने पूछा था ऑपरेशन लोटस, वही कारण था एक। ऑपरेशन लोटस में जो भी ये हुआ है उसमें उन अधिकारियों का बड़ा ज़्यादा रोल था। उनको तैयार ही ऐसा किया गया था कि आप एमएलओ को प्रताड़ित करो, उनके कोई काम मत करो। लेकिन ये बात मुख्यमंत्री को समझ आनी चाहिए थी। और अधिकारियों को दोष देना, मैं फिर से कहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि अधिकारी गलत होते हैं। मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैंने देखना है कि मेरे परिवार में घर में कौन आ रहा है, किसने आना है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ हमने संबंध रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने हैं, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। ये परिवार के मुखिया ही अधिकारियों को निर्देश देता कि किसी के साथ क्या करना और क्या नहीं करना है। तो ये जो मंत्रियों पे नकेल कसी जाती है, उनके काम नहीं किए जाते हैं, तो अधिकारी की क्या क्या मजाल कि वो ऐसा करे। अपने ही विभाग के कुछ सचिव ऐसे हैं मंत्रियों के जो काम नहीं करते, तो वो किसके दिशा निर्देश से? वो एक मुखिया के दिशा निर्देश से ऐसा करते हैं। सरकार बनने के बाद संगठन की ओर से जो नियुक्तियां की गई, क्या उन्हें योग्यता और संतुलन के आधार पर सही ठहराया जा सकता है? देखो, जो मैंने देखा है और जो समझा है, 10 से 15% नियुक्तियां हैं ऐसी जो जिसको कहा जा सकता है कि वो संगठन की ही नियुक्तियां हैं। नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन बहुत से ऐसे मित्रों की नियुक्तियां कर दी गई हैं जिनका एक ही काम था कि भीतरघात कैसे करना है, अपने विधायक को कैसे हराना है जो चुनाव लड़ रहा है। और हमारे पास उदाहरण है, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो लोगों को पता है कि जिन्होंने हराने का काम किया उनको बाद में किसी को चेयरमैन बना दिया, वाइस चेयरमैन बना दिया, बड़े बड़े पदों पे नियुक्तियां दे दी। एक उदाहरण ही है चंबे का। चंबा से एक ऐसे व्यक्ति को एक पद नहीं 2-2 पद दे दिए थे। पहले उस व्यक्ति की जो नियुक्ति थी वो उसको एक बैंक का डायरेक्टर बनाया गया, फिर उसको जिला का एक चेयरमैन दे दी गई। और वो व्यक्ति जिसका इंटरव्यू मैंने वायरल भी किया था 2017 में, उसने एक इंटरव्यू दिया कि मैं 2007-8 से भाजपा का कार्य करता हूँ और इस बार मोदी जी और शाह जी मेरे को टिकट देंगे। लेकिन 2017 में उसको टिकट नहीं मिला, उसने किसी और पार्टी से चुनाव लड़ा और हमारे माननीय ठाकुर ब्रह्मौरी सिंह जी चुनाव हारे। वो जो बागी था, वो जिसको बीजेपी का टिकट नहीं मिला, वो 5-6 हज़ार वोट ले गया। लेकिन
2022 में उसी व्यक्ति को सरकार में एक की जगह 2-2 नियुक्तियां दे दी गई। जो कई सालों से जिन्होंने पूरी उम्र संगठन में लगा दी, उनको पूछा तक नहीं गया, उनकी नियुक्तियां तक नहीं की गई। तो संगठन की जो नियुक्तियां हैं वो उनको दी गई हैं 80% जो लोग भीतर घात करते हैं और पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। सरकार बनने से पहले क्या आपकी मुख्यमंत्री जी से कोई निजी मुलाकात हुई थी? संगठन में एक साथ काम करने के अनुभव पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी आपके इंट्रोडक्शन में कहा था कि संगठन में मैंने बड़ा काम किया है। और रही बात वर्तमान मुख्यमंत्री की, सुक्खू जी की, तो मैं तो 1984 में NSUI में आ गया था, 1984 में। और ये 1989 में पहली बार राज्य के NSUI के प्रदेशाध्यक्ष बने थे। और उस वक़्त मेरे राजनीतिक गुरु पंडित संतराम जी, जो कैबिनेट मंत्री रहे बड़े लंबे अरसे तक, उनके आशीर्वाद से मुझे जिला कांगड़ा, जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, उसका महासचिव नियुक्त किया गया था। उसके बाद जब सुक्खू जी प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो बुटेल जी की सहमति से और उनके आशीर्वाद से मेरे कार्य को देखते हुए मेरी नियुक्ति जो थी वो प्रदेश के सचिव के रूप में की गई थी युवा कांग्रेस के। तो ऐसी बात नहीं है, संगठन में हमने बड़ा काम किया है, सुक्खू जी के साथ भी हमने बड़ा काम किया है। और जहाँ काम किया होता है साथ में, वहाँ आलोचना भी होती है, पक्ष विपक्ष का काम भी होता है। उनके साथ मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जहाँ उनकी कोई कार्य प्रणाली ठीक नहीं होती, मैं खुल के बोलता हूँ और लिखता भी हूँ। आखिर में सबसे अहम सवाल, क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस फिर से वापसी कर पाएगी? कांग्रेस रिपीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? जो हालात वर्तमान में हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन का नाम दिया जा रहा है, अगर मेरी ये बात बहुत लोगों को कड़वी भी लगेगी, लेकिन यदि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी नहीं बदला गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भारी मन के साथ, क्योंकि पूरी उम्र मैंने भी संगठन को दे दी, कि हम 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे। लेकिन यदि हाईकमान इस बात को समझती है और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, यदि मुकेश अग्निहोत्री जी की ताजपोशी मुख्यमंत्री के रूप में आज भी कर दी जाए तो कांग्रेस निश्चित रूप से रिपीट करेगी, क्योंकि भाजपा में भी गुटबंदी बड़ी है और 5 गुटों में बटी हुई है। क्योंकि आपने देखा होना, एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल उस हिसाब से ही देता हूँ। कई बार क्रिकेट मैच की स्थिति ऐसी होती है कि हाथ से मैच निकल चुका होता है, लेकिन कई बार कप्तान की समझदारी से ऐसे बल्लेबाज को भेजा जाता है कि वो पूरी परिस्थिति को ही बदल देता है और हारी हुई बाजी को जीत में बदल देता है। तो यदि आज भी मुकेश अग्निहोत्री जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कांग्रेस रिपीट करेगी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि 2 साल यही सरकार रही तो कांग्रेस, ये जो बोलते हैं ना कि 10-15 साल नहीं आएगी, मैं बोलता हूँ कभी आएगी ही नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारा क्या हाल हुआ, कोई समय था उत्तर प्रदेश की वजह से हमारी देश में सरकार आती थी, आज उत्तर प्रदेश में हमारा कोई नाम नहीं लेता है, एक विधायक तक नहीं आता है जीत के हमारा। तो मेरी कांग्रेस के हाईकमान से निवेदन है और कांग्रेस के सभी विधायकों से निवेदन है कि अभी भी ऐसा माहौल बनाएं कि मुकेश जी की पैरवी करें और उनको मुख्यमंत्री बनाएं। और एक बात और बोल दूं मैं आखिर में, अगर नहीं बदला गया तो वो बड़ा खुशकिस्मत विधायक होगा और शाबाशी दूंगा मैं उस विधायक को भी जो अपनी जमानत बचा पाएगा। अगर जमानत बचा ली तो उसी को मैं उसकी जीत समझूंगा।